रिवॉल्ट ऑफ 1857। उससे पहले आज की कोटेशन देखेंगे। Must not lose faith in humanity. Humanity is like an ocean. If a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty. भारत के राष्ट्रपिता कही जाने वाली इस महान शख्सियत को आप और हम दोनों जानते हैं। महात्मा गांधी जी द्वारा ये कोटेशन हमें प्राप्त है, जिसमें उनके द्वारा क्या कहा गया है कि हमारी जो आस्था है, जो दया भाव मानवता के प्रति है, वो कैसा है? समुद्र की तरह है। और अगर समुद्र की कुछ बूंद जो है वो गंदी हो जाए तो पूरा समुद्र गंदा नहीं हो जाता। और इसमें सीधे सीधे बात जो है वो चरित्र की है कि आपको अपना चरित्र इतना बड़ा कर लेना है, इतना विस्तृत कर लेना है कि छोटी मोटी चीजें जिंदगी में, दुख तकलीफ परेशानियां जो भी हैं, वो उस बड़े से विस्तृत जो चरित्र है उसमें समा जाए। और इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं द रिवॉल्ट ऑफ 1857। दोस्तों, आज तबीयत थोड़ी सी मेरी खराब है, आवाज के लिए माफी चाहता हूँ, काम चला लीजिएगा। दोस्तों, 1857 का विद्रोह कैसे, कहाँ, क्यों हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। हुआ क्या था? 1857 का विद्रोह औपनिवेशिक शासन के चरित्र और उसकी नीतियों के कारण कंपनी के शासन के प्रति जनता का क्या था? असंतोष और अंग्रेजों के प्रति उनकी घृणा का परिणाम थी। भाई, सीधी सी बात है कि शासन के प्रति जनता का असंतोष क्यों होगा? जब शासक वर्ग अपने राज्य की जनता के प्रति क्या करे? उनका शोषण करे, उन्हें परेशान करे, तभी तो विद्रोह की भावना उत्पन्न हो। ठीक है। युद्ध का कारण बहुत सारे थे, जिनमें सामान्य कारण यहाँ है। 1757 में प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में उपनिवेश की योजना बनाई थी। प्लासी का युद्ध अपने आप में बहुत बड़ा युद्ध है। यहाँ से एक बहुत बड़ा मोड़ आता है इस 1857 के विद्रोह के विषय में। कैसे? क्योंकि आप डेट देखिए, ये है 1857 और ये नीचे है 1757। हुआ क्या था? कब हुआ था ये हुआ था 23 जून 1757 में। क्यों हुआ था? क्योंकि जो विदेशी शासन था वो भारत में आया अपनी व्यापार को लेके, अपनी योजनाओं को लेकर कि भारत में व्यापार किया जाएगा। लेकिन क्या था कि यहाँ जो मुगल थे यहाँ जो मुगल थे उनसे भी जो है परमिशन लेनी पड़ती थी कि अगर आपको यहाँ व्यापार करना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये बात उनके अहंकार को लग गई कि परमिशन लेके व्यापार, तो उन्होंने क्या किया कि भारत आए। और उस समय भारत में काफी सारे नवाब हुआ करते थे। इसमें बंगाल मुगलों का जो शासन था, इसमें कई सारे नवाब थे, जिसमें मीर जाफर था, सिराजुद्दौला था, अलवर्दी खां था, मीर कासिम था। तो इस तरीके से बहुत सारे शासक वर्ग थे जो शासन कर रहे थे। इसके लिए हम बात और एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, एक अलग वीडियो पर बात करेंगे, क्योंकि प्लासी का युद्ध समझने और बताने योग्य है और मैं चाहता हूं कि आप इसे जानें। फिलहाल यहाँ 1857 की बात करेंगे। चलिए, इस योजना का उद्देश्य क्या था कि भाई लाभ कमाना है, पैसा कमाना है, व्यापारिक लाभ कमाना है, बस इतना उद्देश्य था। अब ये उद्देश्य किस तरीके से अंग्रेजों के लालच को बढ़ाता गया, उसे आप इस वीडियो में अंत तक देखते जाएंगे कि क्या से क्या हो गया। चलिए, भारत में कच्चे माल का निर्यात और उसी माल से निर्मित वस्तुओं का भारत में आयात बढ़ गया। मतलब भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, और उस सोने की चिड़िया को जो लूटा है ना अंग्रेजों ने, मतलब कच्चे माल का निर्यात हो गया और उसी को वहां मैन्युफैक्चरिंग करी, माल बनाया और भारत में आके महंगे दामों पर बेच दिया। उत्पादन में बढ़ोतरी के कारण अंग्रेजी शासन द्वारा किसानों का दमन, जमींदारों द्वारा अत्यधिक कर की मार किसानों को झेलनी पड़ी थी। अंग्रेज ये कह रहे थे कि हमें माल चाहिए और जबरदस्ती उन्हें मजबूर किया जा रहा था कि भाई नील चाहिए, कपास चाहिए, इस तरीके के जो भी प्रोडक्ट हैं वो हमें चाहिए। तो किसान इसके लिए परेशान थे कि इससे मुक्ति कैसे मिले।
तो ये भी एक कारण था जो 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण बना। किसानों को मजबूरन नील, कपास, अफीम, चाय, जूट आदि हेतु कृषकों को मजबूर किया गया। जैसा कि मैंने बताया कि नील चाहते थे, कपास चाहते थे, अफीम चाहते थे, इस तरीके के प्रोडक्ट्स अंग्रेजी शासन और अंग्रेज हमसे चाहते थे। और कृषि के अत्यधिक व्यापार एवं खाद्यान्न के निर्यात से अकाल की बारंबारता का सामना देश को करना पड़ा। क्या हुआ कि देश की अत्यधिक व्यापार एवं खाद्यान्न के निर्यात से, मतलब भारत में जब नील, कपास, जूट ये सारी चीजें जब निर्यात होने लगी और भारत में खाद्यान्न की कमी होने लगी, तो देश को जो है अकाल का सामना करना पड़ा। जनता को लगभग 12 अकालों का सामना करना पड़ा था, जो 1770 और 1854 के बीच पड़े थे। और सीधी सी बात है दोस्तों, जब अंग्रेज भारत आए तो प्रमुख कारण तो उनका क्या था, लाभ कमाना ही था। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भारतीय जनता मरे या जिए, उन्हें कोई फर्क नहीं था इससे। उनका एक ही उद्देश्य था, लाभ कमाना और उनका शोषण। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या कारण रहे। प्रशासन में भ्रष्टाचार से ने साधारण जनता को बुरी तरह प्रभावित कर दिया था। भाई भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होता जा रहा था। इसमें पुलिस, छोटे अधिकारी तथा निचली अदालत में भ्रष्टाचार के मामले में बदनाम थी। एक अधिकारी विलियम एडवर्ड थे, इन्होंने लिखा है कि पुलिस को जनता कोढ़ समान समझती थी। कोढ़ समान मतलब अच्छा नहीं होता। पुलिस को जनता बेकार समझती थी और पुलिस थी किसकी, अंग्रेजी शासन की। तो विलियम एडवर्ड ने ऐसा लिखा है। समाज के मध्य उच्च वर्ग, खासकर उत्तर भारत में प्रशासन के अच्छी आय वाले ऊंचे पदों में शामिल नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता था। क्यों नहीं किया जाता था? इसलिए क्योंकि अंग्रेजी जो शासन था वो स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे कि साहब हमसे बढ़िया ना है कोई, हमसे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता। तो जो ऊंचे पदों थे, पदों पर जो है इन लोगों की भर्ती नहीं होती थी और भारतीय शासन कला और साहित्य के संरक्षक होते थे। भारतीय शासक जो विद्वानों, धर्मगुरुओं तथा फकीरों आदि की सहायता करते थे। विदेशी नीतियों के कारण गरीबों के चंगुल में जा फंसे और अंग्रेजी शासन के प्रति घृणा को उत्पन्न करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुराने जो शासक थे उन्होंने क्या किया, संरक्षण प्रदान किया। जो व्यक्ति साहित्य से जुड़ा था, कला से जुड़ा हुआ था, ऐसे जो अपने क्षेत्र में विद्वान लोग थे, उनको संरक्षण प्रदान किया करते थे और आर्थिक सहायता भी देते थे। वे सब लोग अब अंग्रेजी शासन की मार से मारे जा रहे थे। तो ये भी एक कारण था। अंग्रेज प्रजातीय श्रेष्ठता के नशे में चूर रहे और भारतीयों के साथ अपमानजनक और दुष्टतापूर्ण बर्ताव करते रहे। मैंने जैसे बताया कि वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और भारतीयों के साथ अपमानजनक बातें करते थे और दुष्टतापूर्ण बर्ताव करते थे। इसके आपने देखा, ये थे कुछ इसके सामान्य कारण। 1857 का विद्रोह आखिर हुआ क्यों था, इसके लिए राजनीतिक कारण देखेंगे। क्या कारण थे कि सब राजनीतिक व्यवस्था जो थी वो किस तरीके से बदली और क्या कारण थे 1857 के विद्रोह के। 1857 की क्रांति में लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत और लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि प्रमुख थे। क्या थी लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत, आइए देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत का सिद्धांत ही क्या था, राज्य हड़प नीति थी। राज्य को हड़पने की नीति थी। राज्य को कैसे हड़पा, जैसे जब लक्ष्मीबाई ने कहा था कि उनका जो दत्तक पुत्र है वो शासक बने, तो लॉर्ड जो ये दोस्तों डलहौजी लिख दिया है, इसको मैं माफी चाहता हूँ, डलहौजी कर लीजिएगा, का व्यक्तिगत सिद्धांत थी राज्य हड़प नीति थी। हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो लक्ष्मीबाई ने कहा कि मेरा जो दत्तक पुत्र है वो शासक बनेगा, तो डलहौजी की नीति बीच में आ गई, जो कि बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट उसने डाला। वेलेजली की कहे अनुसार ही भारतीय राजाओं को सेना रखनी पड़ती थी, इससे भारतीय राजाओं की स्वतंत्रता समाप्त होने लगी थी। लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत तो ये था कि राज्य को हड़प लिया जाए, और लॉर्ड जो डलहौजी थे उनका क्या प्रोग्राम था, उनका प्रोग्राम यह था कि जो भारत में मुगल हैं, जो शासक हैं,
वो मुझसे सेना ले और अपने राज्य में रखें और अपने राज्य की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको मजबूत करें। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का क्रम इस प्रकार है। लॉर्ड डलहौजी ने जिन राज्यों का विलय किया था वो क्या थे? 17 राज्य था जो 1848 में इन्होंने शामिल कर लिया, विलय कर लिया, उसका मतलब इसको हड़प लिया। जैतपुर, संबलपुर 1849, बागट 1856, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, करौली मान्यता नहीं, अवध 1856। तो ये वो राज्य थे जिन्हें हड़पा गया। लेकिन दोस्तों यहाँ करौली जो है इसको मान्यता नहीं मिली थी। क्यों नहीं मिली थी? क्योंकि उस समय एक बोर्ड हुआ करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल करके। उस बोर्ड ने करौली के लिए मान्यता नहीं दी थी, तो करौली को इसमें शामिल नहीं कर पाए थे अंग्रेज। आइए आगे देखते हैं। राज्य हड़पने की ये नीति क्या थी? इन्होंने क्या किया? नाना साहब, झांसी की रानी और बहादुर शाह जैसे अनेक शासकों की सीधे सीधे जिम्मेदार थी। राज्य हड़पने की ये जो नीति थी वो क्या क्या थी? नाना साहब, झांसी की रानी और बहादुर शाह जैसे अनेक शासकों की सीधे सीधे जिम्मेदार थी। मतलब यहाँ लिखो, ये टाइपिंग में मिस्टेक है। शासकों से विद्रोह के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार थी, आप ऐसे कर लीजिए। झांसी की रानी, बहादुर शाह जैसे अनेक शासक थे जिनसे सीधे विद्रोह हुआ और राज्य हड़प नीति इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार थी। क्यों जिम्मेदार थी? झांसी की रानी का मैंने बताया आपको, वो चाहती थी कि दत्तक पुत्र शासक बने, लेकिन ऐसा डलहौजी की नीति के कारण नहीं हुआ। नाना साहब का क्या हुआ? नाना साहब जो थे उनको पेंशन देने से मना किया गया। आगे देखेंगे लाइन में क्या है। अंग्रेज बाजीराव द्वितीय को जो पेंशन दी जा रही थी, दे रहे थे, उसे नाना साहब के लिए समाप्त कर दिया। अब नाना साहब को ये बात बुरी लग गई कि मुझे तो पेंशन चाहिए, तो उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया। ये राजनीतिक कारण है। चलिए, झांसी की रानी की इच्छा थी उनके पति, स्वर्गीय पति के सिंहासन पर उनका गोद लिया हुआ पुत्र बैठे। राज्य हड़प नीति बनाने वाले के कारण यह संभव नहीं हो सका, जैसे मैंने पहले आपको बताया। 1856 में कैनिंग ने यह घोषणा कर दी कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों से सम्राट की उपाधि को छीन लेंगे और वे सिर्फ राजा ही कहे जाएंगे। अब ये बात फिर मुगलों को बुरी लगी कि बताओ, हमसे उपाधि भी छीनी जा रही है। मतलब एक समय वो था जब हमने सामान्य कारण में अभी देखा कि परमिशन लेकर आओगे भारत में और यहाँ व्यापार करोगे। आज स्थिति ये है कि वो हमें बता रहे हैं कि सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी और हम सिर्फ राजा ही होंगे। किस तरीके से अधिकार किया होगा अंग्रेजों ने, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोगों को लगा कि इस शासन के कारण धर्म खतरे में है। इस भय का प्रमुख कारण उन ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां थी जो हर जगह स्कूल, अस्पताल, जेलों, बाजारों में देखी जाती थी। क्या हुआ? धर्म खतरे में है। भय का प्रमुख कारण ये था कि जब अंग्रेज आए तो अकेले तो आएंगे नहीं भाई, कहीं जाते हो तो अपना सामान साथ ले जाते हो ना, बैग पैक करो, ये करो, वो करो। ठीक वैसे ही वो लोग अपना क्या ले आए? धर्म भी लेकर आए। धर्म ले आए। टेंशन क्यों हो गई? क्योंकि अस्पतालों, जेलों और बाजारों में जो गतिविधियां देखी जा रही थी वो उनकी ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम थे जो भारत के लिए समस्या उत्पन्न कर रहे थे। भारत के लोगों के धर्म की हानि होने जा रही थी। देखो, भारतीय जजों द्वारा किसी अंग्रेज के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते आप। जैसा कि मैंने बताया, वो तो अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे थे, तो हमारे यहाँ के जो जज थे वो कैसे सुनवाई कर लेते और करते भी? तो मुझे नहीं लगता कि शायद उनका जो भी आदेश पास होता उसे माना भी चाहता। चलिए आगे देखते हैं और क्या हुआ। हम बात करेंगे प्रशासनिक कारणों की। प्रशासन संबंधी क्या कारण थे? 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया गया। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित हो गया था। आवश्यकता होने पर सिपाहियों को समुद्र के पार जाकर भी सेवा करने के लिए बाध्य किया जाने लगा, जो कि उनके धार्मिक सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ था। अंग्रेज भारत आए, यहीं के लोगों को अपनी भी सेना में भर्ती किया जाए, तो अंग्रेजों की जो सेना थी उसमें हर वर्दीधारी क्या था? एक बेसहारा मजदूर, किसान, भारत के वे लोग भी शामिल थे जिन्हें यह बुरा लग रहा था कि हम अपनी ही मातृभूमि को
किस तरीके से लूट रहे हैं, खसूट रहे हैं, इस तरीके की नीति थी। अधिकारी और सिपाही परस्पर मित्र नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के लिए अजनबी ही रहे। सिपाही को एक हीन प्राणी माना जाता था। हीन प्राणी माना जाता था किसको? सिपाही को। क्यों? क्योंकि वही वाली बात, श्रेष्ठता वाली। भाई क्यों माने? अधिकारी और सिपाही तो मित्र थे ही नहीं। और अजनबी रहे क्यों? क्योंकि उनका अहंकार था कि सिपाही जो है वो हीन है, और इन्हें नीग्रो कहा जाता था और सुअर कहकर बुलाया जाता था कि ये नीग्रो हैं, सुअर हैं। तो इस तरीके से उन्हें धुतकारा जाता था, उनका अपमान किया जाता था। अंग्रेज जज स्वयं को भारतीय जजों से सेठ समझते थे। भारतीयों को यह असंतुष्ट करता था। प्रशासनिक कारण में यदि पूछा जाएगा क्या थे प्रशासनिक कारण, तो आप बताएंगे, हालांकि मैंने आपको पीछे राजनीतिक में भी बता दिया है। अंग्रेज जो जज थे वो स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे। प्रशासनिक कारण में आप इसे लिखेंगे। 1860 में सरकार ने एक कानून बनाया जिसके अनुसार धर्म बदलकर ईसाई बनने वालों को अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल गया। भारतीय सुधारक ये मानते थे कि ईसाई सरकार को हक नहीं है कि हमारी परंपराओं में हस्तक्षेप करे। ठीक है, अब क्या ड्रामा हो गया? ड्रामा ये हो गया कि 1850 में सरकार ने कानून बनाया जिसमें जो लोग ईसाई बन गए हैं और उनके जो बाकी लोग हैं वो अपने उसी धर्म में हैं, और उनकी संपत्ति में अधिकार उन्हें मिल गया जो ईसाई बन गए। समाज सुधारों को बड़ा बुरा लगा कि अरे इन्हें क्या अधिकार है कि हमारी रीतियों में परिवर्तन कर रहे हैं। और होता भी क्यों नहीं भाई, किसी दूसरे के क्षेत्र में घुसोगे तो उसे तकलीफ तो होगी कि हमारे क्षेत्र में घुस रहे हैं। वही था भारतीय सुधारकों का। आइए आगे देखते हैं और क्या है। डलहौजी ने घोषणा कर दी, बहादुर शाह के उत्तराधिकारी को ऐतिहासिक लाल किला छोड़कर दिल्ली के बाहर कुतुब मीनार के पास रहना होगा। एक और चोट कर दी अंग्रेजों ने मुगलों पर। उन्होंने कहा कि बहादुर शाह के जो भी आगे उत्तराधिकारी होंगे उन्हें लाल किला छोड़ना होगा, और दिल्ली के बाहर एक कुतुब मीनार है जो कि आपने और हमने शायद बहुत सारे लोग वहां गए भी होंगे, देखा होगा। कुतुब मीनार के पास रहना होगा। चलिए, अनाज भंडारण क्षमता का निर्यात होने के कारण अकालों का सामना भी विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण था। देखो, राज्य हो या देश हो या कोई छोटा कस्बा हो, वहां की अर्थव्यवस्था अधिकतर उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर कहीं ना कहीं निर्भर करती है। जो अनाज उत्पन्न होता है वो उस क्षेत्र में जितना है उस क्षेत्र में खाया पिया जाता है, और जो बचता है उसका व्यापार करा जाता है। तो अनाज भंडारण क्षमता जो थी उसका निर्यात कर दिया। आवश्यकता से अधिक जब निर्यात हुआ तो अकाल की स्थिति का क्या हुआ? महत्वपूर्ण कारण हो गया। सामाजिक एवं धार्मिक कारण क्या थे, देखते हैं। ब्रिटिश शासन ने भारतीय रूढ़िवादियों के हृदय पर प्रहार किया। ईसाई धर्म को अपनाने वाले लोगों को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिलाने वाले कानून को पास करके, ये एक सामाजिक एवं आर्थिक धार्मिक कारण भी है। क्यों है? क्योंकि वहां प्रशासन से ही संबंधित कार्य था। जहां मैंने सामाजिक में बात करी आपसे, तो प्रशासनिक में भी है। और भाई प्रशासन और समाज अलग तो है नहीं, और देखा जाए तो धर्म भी अलग नहीं है। तो क्या हुआ कि पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलने के बाद भारतीय समाज सुधारकों को और बुरा लगा। 1856 में डलहौजी द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासन में पारित हो गया। पहले भी सती प्रथा, दास प्रथा, नरबली पर लगाई गई रोक के कारण सामाजिक तनाव था। भारतीय शासक इसको सही मान रहे थे कि नरबली है या सती प्रथा है। हालांकि कुछ मुगलों ने सती प्रथा को बंद किया, दास प्रथा को जो है खत्म किया। जैसे अकबर थे, उन्होंने पेटीकोट शासन को खत्म किया था। तो इस तरीके से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ने भी आग को भड़काने का काम कर दिया। राजाओं द्वारा विद्वानों, धर्मगुरुओं तथा फकीरों का संरक्षण खत्म किया गया, जो कि विद्रोह का प्रमुख कारण बना। सामाजिक कारण मैंने बताया, देश का राजा जो था संरक्षण देता था। अंग्रेज आए, बोले कोई ना मिल लो संरक्षण, हम ना दे पाएंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि फिर से आग भड़काने का काम अंग्रेजों ने किया। और सीधी सी बात है भाई, आप किसी से खाना छीन रहे हैं तो ये कोई ठीक थोड़ी है। सिपाहियों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, उन्हें नीग्रो जैसा समझा जाता था। जैसे मैंने कहा था, नीग्रो कहा जाता था, जो कि एक जाति है और आप उसे
निम्नतम श्रेणी में मान सकते हैं, और उन्हें क्या सुअर कहकर पुकारा जाता था, ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया। अच्छा, आर्थिक कारण क्या थे? आर्थिक कारण थे नाना साहब को दी जाने वाली पेंशन। बाजीराव द्वितीय को जो पेंशन मिल रही थी वो नाना साहब को क्या था, रोक दिया गया कि हम नाना साहब को पेंशन नहीं देंगे। आइए देखते हैं। सैनिकों को कम वेतन व भत्ते उपलब्ध थे। सैनिकों को कम वेतन मिलता था। भारत में कच्चे माल का निर्यात व विनिर्माण के बाद पुनः भारत में बड़े दामों पर बेचना, ये भी एक कारण था। ब्रिटिश की राजस्व नीतियां, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था आदि द्वारा किसानों का पोषण नहीं शोषण तो रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी, ये चैप्टर आप दोस्तों आप इकोनॉमी में भी देखेंगे। इकोनॉमिक्स में भी एक चैप्टर है कि भारत में जो राजस्व नीतियां थी वो कैसे हैं, और रैयतवाड़ी क्या है, महलवाड़ी क्या है, और स्थायी बंदोबस्त क्या थे। स्थायी बंदोबस्त में स्थायी था, जो कुछ भी हो रहा था वो स्थायी हो रहा था, स्थायी तौर पर था। रैयतवाड़ी में थोड़ी सी किसानों को राहत मिल गई। महलवाड़ी व्यवस्था में थोड़ा सा और राहत की व्यवस्था करी गई। तो इस तरीके से किसानों का शोषण इन व्यवस्थाओं द्वारा किया गया, लेकिन उन्हें राहत भी दी गई। राहत कैसे दी गई कि कहीं ना कहीं उन्हें जो है रियायत भी मिली। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, समय के साथ जब चीजें बदली, तो आप देख ही रहे हैं कि हम प्लासी के युद्ध से शुरू हुए थे 23 जून 1757 से, और कहाँ आ गए 1857 तक। चलिए, किसानों को मजबूरन नील कपास भांग आदि की खेती के लिए मजबूर करना, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बना। सैन्य कारण क्या थे? 1764 में एक सिपाही विद्रोह हुआ जिसमें 30 सिपाहियों को तोपों के मुख पर बांधकर उड़ा दिया गया। 1806 में वेल्लूर में सिपाहियों का एक विद्रोह हुआ जिस हिंसा को ब्रिटिश प्रशासन ने दबाया। 1824 में एक विद्रोह और हुआ। सिपाहियों की 47वीं रेजिमेंट के समुद्री रास्ते से वर्मा जाने से इनकार कर दिया, तो वह रेजिमेंट क्या थी, तोड़ दी गई और उन्हें बाहर कर दिया गया। क्या हुआ? जैसा मैंने बताया कि ये धार्मिक जो कारण थे उनके, वो समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर आपको जाना होगा, जो कि उनकी धार्मिक नीतियों के खिलाफ था। तो और देखते हैं आगे क्या हुआ। 1844 में वेतन और भत्ता के सवाल पर बटालियन ने विद्रोह किया। 7 जो बटालियन थी उन्होंने विद्रोह कर दिया, क्योंकि हमें वेतन और भत्ता वैसा ही चाहिए जैसे अंग्रेजों को मिलता है, जो कि उस समय की व्यवस्था के अनुसार संभव ही नहीं था। सेना में भारतीयों का अनुपात अंग्रेजों की तुलना में बहुत ही कम रखा जाता था। बात श्रेष्ठता की थी। क्यों थी? क्योंकि वे अंग्रेजी व्यवस्था जो थी स्वयं को श्रेष्ठ मान रहे थे, तो निम्न वर्ग से वो सैनिकों की भर्ती क्यों करें। और इसका जो अनुपात था दोस्तों, वो लगभग था 5:1। इस अनुपात में मतलब 5 लोग तो उनके हुए और एक जो है वो भारतीय सिपाही था। इस तरीके से अंग्रेजों ने भर्ती प्रक्रिया को अंजाम दिया और अपने लोगों को संरक्षण दिया, अधिक भर्ती अपने लोगों की कराई। तात्कालिक कारण क्या थे देखेंगे। अब तक आपने देखा कि सामान्य कारण, राजनीतिक, प्रशासन, सैन्य कारणों के कारण बारूद तैयार हो गया था। जैसे सैन्य कारण, प्रशासनिक कारण, राजनीतिक कारण में जिस तरीके से लगातार भारतीय सिपाही और भारत की जनता, किसान किस तरीके से इस परेशानी से जूझ रहे थे, तो उनके अंदर एक आग थी, एक बारूद तैयार हो गया था। और इस बारूद के ढेर में जो आग लगाने का काम किया वो पुरानी लोहे वाली ब्राउन बोस की बंदूक थी। पहले ये इस्तेमाल होती थी, फिर इसको चेंज करके क्या हुआ, एक नई बंदूक आ गई, न्यू इनफील्ड राइफल के प्रयोग से, जिसमें प्रयोग होने वाले कारतूस के ऊपरी हिस्सों को दांत से खोलना पड़ता था, जिसमें गाय व सुअर की चर्बी युक्त कागज में लपेट कर रखा जाता था। कागज में लपेट कर रखा जाता था इसलिए क्योंकि वो सीलन से खराब ना हो। प्रयोग होने वाले जो कारतूस थे दांतों से खोलना पड़ रहा था, जिससे गाय व सुअर की चर्बी से युक्त कागज में लपेट कर रखा जाता था।
ये एक तात्कालिक कारण है जिसने बारूद की ढेर में आग लगा दी और बारूद जो है फटा और उसने तुरंत अपना प्रभाव दिखा दिया। अब तक जो कारण थे उनमें अंग्रेज केवल सह रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो अब यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। माफी चाहता हूँ, थोड़ी लाइट चली गई थी इसलिए स्लाइड को चेंज करना पड़ा। चलिए देखिए, चर्बी युक्त कारतूस का प्रथम प्रयोग किसने किया था? 24वीं रेजिमेंट के सैनिक थे मंगल पांडे। कहाँ थे? बैरकपुर में। कहाँ थे? मेरठ में। ऑप्शन ध्यान रखिएगा, मेरठ आ जाए या बैरकपुर, प्लीज समझिएगा क्या लगाना है आपको। जिन्हें इस कृत्य के लिए 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई और एनसीईआरटी के अनुसार डेट है 29 मार्च को। निवेदन है दोनों डेट्स का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा ये आपको और मुझे पहले से पता नहीं होगा, दोनों डेट्स को याद करना पड़ेगा। विद्रोह दिल्ली की ओर कैसे बढ़ा? दिल्ली कैसे इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र बना, देखेंगे। बहादुर शाह जो कि अंतिम मुगल शासक थे, दिल्ली जल्दी इस महान विद्रोह का केंद्र बन गई क्योंकि मुगल खानदान के लंबे शासक ने इस खानदान को भारत की राजनीतिक एकता का प्रतीक बना दिया था। इनकी जो जड़ें मजबूत थी दिल्ली में, तो इतना सामर्थ्य था। आप ऐसे देखिए जैसे कभी तो एक तरफ उन्हें परमिशन लेना पड़ रहा था कि आपको भारत में शासन करना है, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और आज स्थिति यह है कि शासक को ही अपनी राजधानी इधर से उधर ट्रांसफर करनी पड़ रही है। इनकी जड़ें मजबूत थी, इसीलिए इन्होंने दिल्ली को प्रमुख केंद्र बना दिया। क्यों थी जड़ें प्रमुख मजबूत? क्योंकि इनका जो शासन था वो बड़े लंबे समय से चल रहा था। 12 मई 1857 को सिपाहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल बादशाह द्वितीय को पुनः वहां का सम्राट बना दिया था। चलिए, दिल्ली में प्रतीकात्मक नेता तो बहादुर शाह द्वितीय ही थे, किंतु इनके जो नेतृत्व था वो किसने किया था? बख्त खान ने। मतलब बहादुर शाह की उंगलियों पर कौन चल रहे थे? बख्त खान। संघर्ष को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी जॉन निकोलसन, हडसन व लॉरेंस को भेजा गया, जिसमें निकोलसन विद्रोह में मारा गया था। और संघर्ष को दबाने के लिए कोई ना कोई आता ही है, फिर चाहे व्यक्ति का हो, अंग्रेजों का हो या भारतीयों का हो, ऐसा होता ही है दोस्तों। बहादुर शाह द्वितीय के रंगून भेज दिया गया। बहादुर शाह को रंगून भेजा गया जहां उनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली के बाद यह विद्रोह कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, आरा था, बिहार तक फैल गया। पूरा मध्य भारत इसकी चपेट में आ गया था। यहाँ जो क्या था, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, प्रमुख केंद्र हैं। ये थे जो प्रमुख उस समय शासक थे, और ये हमारे कौन थे? कौन थे हमारे? जो दमनकर्ता जो थे, तरीके से इन्हें समझ सकते हैं। दिल्ली में आपको पता ही है बहादुर शाह थे। निकोलसन ब्रिटिश दमनकर्ता था, ब्रिटिश अधिकारी था जो इस विद्रोह को दबाने के लिए आया। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, हेनरी लॉरेंस आ गए और कैंपबेल, ये दो अलग अलग अधिकारी हैं, ये आ गए। इन्होंने जो है विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। कानपुर से नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी से ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी, जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे और फैजाबाद से थे मौलवी अहमद उद्दौला, और इलाहाबाद से थे लियाकत अली, और बरेली से कौन थे? हमारे खान बहादुर खान। ये सारे वो ब्रिटिश अधिकारी हैं जिन्होंने इनके जो नेतृत्व को दबाने का प्रयास किया था। चलिए आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह की बहुत सारी कमजोरियां थी। ये कमजोरियां क्या थी? चलिए देखते हैं। यह विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में जरूर फैला पर पूरे भारत में सभी वर्गों को शामिल नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? देखते हैं। भारतीय राजवाड़ों के अधिकांश शासक और बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इन लोगों को डर ही इतना लग रहा था अंग्रेजों से कि ये लोग
विद्रोह में शामिल नहीं हुए। अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें उन्हें वापस लौटा दी जाएंगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। इससे किसानों और सिपाहियों के लिए आगे बढ़ना कठिन हो गया। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वास का उपयोग करते या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, अंधविश्वासों का प्रयोग करते थे या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का प्रयोग करते थे। शिक्षित वर्ग को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये लोग अंधविश्वास का सहारा लेकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन जो कभी बैठे थे अपने ज्ञान के अहंकार में, उन्हें भी अंततः इस विद्रोह की समाप्ति तक ये एहसास हो गया था कि ये लोग जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। आधुनिक अस्त्र तथा अन्य युद्ध सामग्री का अभाव था। भालों व तलवारों से भला लड़ाई कब तक संभव थी? तलवारों से, भाले से आप लोग कब तक लड़ते? भाई युद्ध चल रहा है, अस्त्रों की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, खाद्यान्न की आवश्यकता है। इन सब कमियों के रहते आप युद्ध की स्थिति में नहीं आ सकते थे। विद्रोह का क्या महत्व था? हालांकि यह विद्रोह पूरी तरह सफल नहीं हो सका। क्यों नहीं? 1859 क्या बोलेंगे आप बताइए, में ब्रिटिश हुकूमत पुनः स्थापित हो चुकी थी। तो क्या हुआ, 1859 में ब्रिटिश हुकूमत जो थी वो फिर से स्थापित हो चुकी थी। लेकिन संघर्ष विफल रहा हो, लेकिन भारतीयों के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। विद्रोह का महत्व क्या था आप जान सकते हैं कि अगर आप पहले किसी बड़ी मुश्किल से जूझ चुके हों तो जीवन में आने वाली हर मुश्किल से आपको लड़ने का कॉन्फिडेंस मिल ही जाता है। ठीक उसी प्रकार से विद्रोह का महत्व है। जब ये लोग 2 साल तक अंग्रेजों से लड़ लिए तो इनके पास एक कॉन्फिडेंस आ गया और इन्होंने सोचा कि हम आगे आवश्यकता पड़ी तो वहां भी लड़ सकते हैं। यह संघर्ष सदैव भारतीय जनता के लिए प्रेरणा स्रोत के लिए जाना जाता है। सदैव भारतीय जनता के लिए प्रेरणा स्रोत के लिए जाना जाता है। चलिए, ये एक मैप है जहाँ प्रमुख क्षेत्र और उनके जो शासक थे उन्हें दिखाया गया है। बेगम हजरत महल है, इलाहाबाद से लियाकत अली, कानपुर से नाना साहब, ग्वालियर से तात्या टोपे। इस तरीके से आप इस मैप में महत्वपूर्ण जो क्षेत्र थे और उनके जो शासक थे उन्हें देख सकते हैं। ये था मेरी तरफ से छोटा सा प्रयास, और आपको वीडियो और कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब